तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन का पार्ट 2, जहाँ पे हमने कल जो पढ़ लिया था हमने एयर पॉल्यूशन क्या होता है उसके हमने डेफिनेशन बात की थी कि कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऐड हो जाता है एयर के अंदर, जिससे उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, बिकम हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एयर पॉल्यूशन। एंड पॉल्यूटेंट्स को हम क्या कहेंगे? एयर पॉल्यूटेंट्स। जब हमने इसकी दो टाइप पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट हमने क्या पढ़ा बेटा? गैसेस इन द पार्टिकुलेट पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस कि जिस फॉर्म में वो रिलीज हुई उसी फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, उसे हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट, रिएक्ट हो जाते हैं उन्हें हमने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पढ़ा। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर हमने फोटोकेमिकल स्मोक पढ़ा। और क्या पढ़ा बेटा? हमने यहाँ पर एसिड रेन के बारे में बात की। एंड थर्ड अगर हम बात करते तो फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा? सोर्सेज ऑफ द एयर पॉल्यूशन हमने पढ़ लिया था कि कहाँ से एयर पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन और उसका कंट्रोल पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे आज हम? इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होंगे। ओके बेटा, सबसे पहला जो हम इफेक्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, कि ह्यूमन बीइंग पे क्या क्या इफेक्ट होगा। फिर हम पढ़ेंगे प्लांट्स के ऊपर, फिर हम पढ़ेंगे एनिमल्स के ऊपर पढ़ेंगे, फिर हम क्लाइमेट के ऊपर भी पढ़ेंगे और मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स के ऊपर भी एयर पॉल्यूशन का असर होता है। ओके बेटा, तो अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग, देखो कोई भी चीज़ है एयर में, और एयर हमारे अंदर किस तरह से जाती है? सांस लेके, जैसे हम ब्रीदिंग लेते हैं उसके साथ चली जाती है, ठीक है। तो हमें जो मोस्टली डिजीज कॉज करता है बेटा वो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। तो जो एयर पॉल्यूशन करता है बेटा हमें किस तरह के डिसऑर्डर कॉज कर देता है? वो रेस्पिरेटरी डिजीज, मतलब जो रेस्पिरेशन से रिलेट होते हैं वो वाले डिजीज, वो वाले सिम्टम्स, वो वाले डिसऑर्डर हमारे अंदर एयर पॉल्यूशन करता है। इसलिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊं बेटा, जो कपड़े की कंपनी में काम करता है, फाइबर बनाने का काम करता है, भाई कपड़े में रेसे होते हैं, रेसे से जो कपड़ा बनाया जाता है फाइबर बनाया जाता है। जो फाइबर से बहुत को एलर्जी होती है, मिल में काम करने वाले को एलर्जी हो जाती है, जो फाइबर में काम करते हैं उसे लंग फाइब्रोसिस हो जाता है बेटा। क्या कहते हैं? लंग फाइब्रोसिस, या उसको हम बाइसोनिसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कपड़े की कंपनी कपड़ा बनाता है तो उससे जमा होना शुरू हो जाता है, लंग फाइब्रोसिस कहा जाता है। जो माइनिंग करता है बेटा, जो क्या करता है? माइनिंग, और माइनिंग मिट्टी में क्या होता है? सिलिका खुदाई करते हैं तो उनको सिलिकोसिस हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? सिलिको। अगर जो आयरन माइनिंग करते हैं, आयरन का काम करते हैं ना, आपने देखा है भाई कोई दरवाजा आयरन की चीज की जाती है कटर, तो उससे जो निकलता है तो उसे क्या कहेंगे? आयरन सिड्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम सिड्रोसिस कहते हैं बेटा। ओके, तो मतलब इस तरह की जो भी पर्टिकुलर नाम दिया गया, एक तरह की सारी लंग से रिलेट, लंग को नुकसान पहुंचती है। भाई वो डस्ट कहाँ चली जाती है? आयरन अगर आपने कभी देखा हो काम करने वाले की, तो चिंगारी टाइप में वो आयरन का बूर सा निकलता है, वो सांस के साथ चला जाता है तो लंग में जमा हो जाता है, लंग में एल्विलाइज और डैमेज हो जाती है। ऐसे ही सारी चीज़ें डैमेज, एल्विलाइज अगर आपने कभी नाम सुना, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसको डैमेज करना शुरू कर देती है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करेंगे, इसे हमने ये बताया, और उसके बाद अगर हम बात करें तो काफी को जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनसे भी एलर्जी हो जाती है, और पोलन ग्रेन से जो एलर्जी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? हे फीवर कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना है, हे फीवर इज एन एलर्जी व्हिच इज कॉज्ड बाय द पोलन ग्रेन। जैसे कि पाइनस की पोलन ग्रेन से हो जाती है, जो घास वगैरह होते हैं अमरंथ, उनसे काफी को भी अलग अलग पोलन ग्रेन से हो जाती है एलर्जी, ठीक है। और काफी को डस्ट एलर्जी हो जाती है, डस्ट से एलर्जी हो गई अस्थमा, जिसे हम नॉर्मली बोल देते हैं बेटा। ओके, अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बट जब ओजोन ट्रोपोस्फीयर में आ जाती है, ट्रोपोस्फीयर में अबंडेंट है, तो क्या करना शुरू कर देती है बेटा? हमारी आई इरिटेशन, आंखों में जलन करना शुरू कर देती है, चेस्ट पेन कर देती है, हेडेक वगैरह कर देती है। जो मोस्टली इस तरह की डिजीज होती है, अगर मैं आपको पेन बताऊं, PAN, पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट जो प्रेजेंट होता है बेटा, तो ये क्या कर देता है? पेन जो पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट जो होता है, ये भी क्या करता है? आई इरिटेशन कर देता है बेटा। क्या कर देता है? आई इरिटेशन, आंखों में इरिटेट होना शुरू हो जाता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। काफी बार आपने कभी देखा हो जैसे कि एकदम से हम नॉर्मल है और धुआं रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो आंखों में पानी सा आना शुरू हो जाता है, हम आंखों को इस तरह से करते हैं,
तो एक तरह से आई इरिटेशन और बहुत जैसे कि कंटिन्यू धुआं हर एक से सहन नहीं होती, उसके किसी के सर में दर्द आना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, डिजीनेस वीकनेस फील होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब क्या होता है, ये हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, धीरे धीरे हमें उसकी क्या होती है, इस तरह से धुआं है इसके अंदर, तो मतलब एक तरह से एयर पॉल्यूटेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को सेट नहीं हो रहे और क्या करते हैं, हमें अलग अलग तरह की बीमारियां करना शुरू कर देते हैं। तो कॉमन आई इरिटेशन है, हेडेक है, जो डस्ट वगैरह होती है, ठीक है, जो ऐश होती है, धुआं होता है, ये सब हमारे अंदर क्या करती है, आई इरिटेशन करना शुरू कर देती है, हेडेक करना शुरू कर देती है बेटा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे डिजीनेस, चक्कर आने शुरू कर देती है, वीकनेस हो जाती है बॉडी के अंदर, तो काफ़ी सिम्टम्स हो जाते हैं ये। ओके बेटा, सल्फर अगर हम बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एयर में ज़्यादा प्रेजेंट हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप सबको पता है भी हमारे अंदर हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट कर जाती है। अगर आपने कभी पढ़ भी रखा है तो अगर हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की जो एफिशिएंसी होती है सबसे ज़्यादा बाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में होती है। अगर CO ज़्यादा हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, तो ये किसके साथ बाइंड कर जाएगा, इसके साथ हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, टूटता नहीं है ये, और ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाते, जिससे क्या हो जाता है, आदमी मर जाता है। आपने कभी सुना होगा कि बंद कमरे में अंगीठी थी और उसके बाद वो सुबह मरा हुआ पाया, क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा एहसास नहीं होता है, एहसास इसलिए एहसास नहीं होता क्योंकि उस रूम के अंदर CO की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वो CO हम इनहेल कर जाते हैं, इनहेल कर जाते तो अब हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी और ऑक्सीजन बाइंड नहीं होने देती है वो, और CO हमारी बॉडी ऑक्सीजन नहीं, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को विदिन 5 मिनट, ब्रेन को 5 या 6 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन डेड होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता, हमारी बॉडी मर जाती है। ठीक है, तो आपने यही रीज़न होता है कि भाई नहीं तो अनलेस आपको पता है बंद दरवाजा था, वो उसको थोड़ी बहुत तड़प होती है, वो दरवाजा खोल भी सकता था, लेकिन उसे पता ही नहीं लगता है, वो मर चुका होता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, ना तड़प होती है, उसके अंदर सीधा मर जाता है वो। ओके बेटा, तो याद रखना, तो ये इस तरह की जगह ज़्यादा कंसनट्रेशन में होती है तो ये हमारी डेड मतलब बॉडी क्या होती है बेटा, खत्म भी हो जाती है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो डिफरेंट क्या करते हैं, पॉल्यूशन हमारे अंदर बीमारियों को कोज करते हैं। और अगर मैं बात करूँ जो हाइड्रोकार्बन्स अगर ज़्यादा होते हैं एयर में, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स अगर ज़्यादा होते हैं एयर में तो कैंसर कॉज करना शुरू कर देते हैं। ये क्या करना शुरू कर देते हैं, कैंसर। अगर आपने कभी सुना है, देखो एक होता है, और मोस्टली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो बर्निंग से निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन मिथेन वगैरह हो गए, इथेन हो गई, इथाइन, ये सारी चीज़ें होती है बेटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे एक तो जो स्मोकर्स होते हैं, जरूरी जो स्मोकर है उसी को नुकसान करता है। एक होता है एक्टिव स्मोकर और एक होता है पैसिव स्मोकर। अगर आप बच्चों को पता है तो एक क्या काम है, एक्टिव स्मोकर होता है और एक क्या होता है, पैसिव स्मोकर। एक्टिव इमेजिन करो भी मैं स्मोक कर रही हूँ तो वो एक्टिव स्मोकर हो गया। एक सामने वाला बंदा स्मोक नहीं कर रहा लेकिन जैसे मैंने स्मोकिंग की है तो वहाँ पे जो धुआं गया है वो धुआं किसके अंदर गया, वो भी इनहेल कर रहा है, एयर में गया तो उसने भी इनहेल, तो उस तरह के जो स्मोकिंग तो नहीं कर रहा बट उसके कांटेक्ट में आने से वो स्मोक भी उसके अंदर जा रही है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकर कहेंगे। जरूरी जो स्मोकर वाले को ही नुकसान होता है, पैसिव स्मोकर वाले को भी उतना ही नुकसान पहुंचता है। तो उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं तो डिफरेंट क्या कर सकते हैं बेटा, कैंसर कॉज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, मोस्टली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करेंगे, फाइबर लंग फिब्रोसिस। ठीक है, इस तरह से सेम टू सेम इफेक्ट अगर हम बात करेंगे एनिमल्स पर भी होते हैं बेटा। एनिमल्स पे भी अगर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है तो उनके भी आई में पानी आना शुरू हो जाता है, आई इरिटेशन हो जाती है। अगर फ्लोरीन ज़्यादा हो जाता है एयर के अंदर तो वो उनकी बॉडी इनहेल कर जाते हैं, फ्लोरोसिस हो जाता है बेटा, पानी में भी फ्लोरोसिस हो जाता है जिससे बोन धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिम्टम ही इनके अंदर भी कॉज करते हैं। तो नॉर्मल इस तरह से आपको याद रख लेना है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन वेजिटेशन। किसके ऊपर बात करेंगे बेटा हम, इफेक्ट ऑन वेजिटेशन। वेजिटेशन के ऊपर मतलब प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट बात करेंगे। भाई अगर आपने ध्यान देना कभी डस्ट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है तो डस्ट इज डिपॉजिट ऑन द लीफ, लीफ पर डिपॉजिट हो जाएगी। लीफ पर डिपॉजिट होने के कारण सनलाइट उसके ऊपर अच्छे से नहीं आ पाएगी, क्लोरोफिल उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी और किसको रिड्यूस कर देते हैं, ये रिड्यूस द फोटोसिंथेसिस रेट।
किसको रिड्यूस कर देंगे प्लांट के अंदर, फोटोसिंथेसिस रेट। फोटोसिंथेसिस रेट ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, फूड नहीं बन पाएगा, प्लांट की पार्ट्स को फूड नहीं मिल पाएगा और प्लांट डेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कभी ध्यान देना जो सड़कों के आसपास प्लांट होते हैं, कंटिन्यू पॉल्यूट वहाँ पे होता है, व्हीकल चलते रहते हैं, पॉल्यूशन निकलता रहता है, उनकी लीफ देखना डस्टी डस्टी होती है, और वहाँ उनकी जो आप वो पेड़ देखना और एक जो बाहर बिल्कुल ग्रीनरी बीच में है, पॉल्यूशन से दूर है, तो आपको वो वाले प्लांट हमेशा फ्रेश दिखाई देते हैं। लेकिन जो सड़कों के किनारे पे प्लांट होते हैं आपको फ्रेश नहीं दिखाई देते। इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है, आप खाना मत खाओ। एक आपने प्रॉपर अच्छे से खाना खा रखा है तो आप पूरे एनर्जेटिक दिखाई देते हो, आप फास्ट रख लेते हो जिस दिन तो आपको कैसा मुरझाया चेहरा दिखता है। तो सेम वही कंडीशन होती है बेटा प्लांट के साथ में, कि जो प्लांट बिल्कुल मोस्टली जो रोड साइड प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है, तो उनकी लीफ के ऊपर डस्ट वगैरह ये धुआं जमा होनी शुरू हो जाती है, जिससे लाइट नहीं पड़ पाती और रिड्यूस होना शुरू हो जाता है फोटोसिंथेसिस रेट, फूड प्रॉपर नहीं बनता और वो कैसे रहते हैं, मुरझाए से रहते हैं। ठीक है बेटा, अगर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, ठीक है, तो क्या करता है, क्लोरोसिस करना शुरू कर देते हैं बेटा। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल को रिड्यूस करना, क्लोरोफिल खत्म होना, क्लोरोफिल धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्लोरोफिल अगर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस, देखो मोस्टली प्लांट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो होता ही है कि फोटोसिंथेसिस रेट बंद हो जाता है। ठीक है, अगर आप डस्ट की बात करें तो लीफ के ऊपर डिपॉजिट स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो भी क्या होगा, भी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज। तो हर कंडीशन में प्लांट के साथ में जो होता है उनकी फोटोसिंथेसिस रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है बेटा। ओके, तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड अगर ज्यादा है तो क्लोरोसिस कर देती है, क्या कहते हैं, रिड्यूस द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कम तो सनलाइट अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगी। कभी आपने ध्यान देना लीफ के ऊपर इस तरह पहले ग्रीन लीफ थी, वो पॉल्यूशन के कारण और वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड अबंडेंट प्रेजेंट है, आपको येलो कलर के पैचेस दिखाई देने लग जाए, एक्चुअली वो क्लोरोसिस होता है बेटा, कि क्लोरोफिल धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो रिड्यूस द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल रिड्यूस तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस। एक क्या कर देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कर देते हैं बेटा। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब सबको पता है, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, आपको श्रिंकेज ऑफ द कंटेंट ऑफ प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड एयर में ज्यादा होना मतलब क्या होता है, वहां पे प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो नेक्रोसिस कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब समझना शुरू करना कि ऑर्गन्स जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। जो भी प्लांट्स के अंदर टिश्यू होते हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, डेड। और मेनली सबसे पहले अफेक्ट करना शुरू करता है नेक्रोसिस के ऊपर, लीफ के ऊपर अफेक्ट करना शुरू करेंगे। लीफ के अंदर जो मेसोफिल टिश्यू होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो डेड होना शुरू हो जाएगा। डेड होना शुरू हो जाएगा तो क्लोरोफिल खत्म तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रेट नहीं होगा। ठीक है, और मेन आपको याद रखना है इसके अंदर जो लाइकन्स होते हैं cannot grow where the pollution are present। तो lichens are the indicator of air pollution, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। lichens are the indicator of air pollution। किसके इंडिकेटर होते हैं बेटा, ये एयर पॉल्यूशन, और स्पेशली कौन सी गैस के होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ 9th क्लास के अंदर कि जैसे कि द लाइकन्स आर मेनली प्रेजेंट इन द हिली एरिया सच एज द मनाली while not present in the metropolitan cities, give reason। तो हम यही कहते हैं because lichens are the indicator of the air pollution, where air pollution is more present, lichen grow ही नहीं हो पाते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ को ही बंद कर दिया गया है। और इन मनाली there is no air pollution, इसलिए हमें वहाँ कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओजोन भी अगर ज्यादा प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है, ट्रोपोस्फियर के अंदर, तो ये भी प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करता है, फोटोसिंथेसिस रेट को डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है, तो आपको याद भी, डस्ट डिपॉजिट हो रही है तो स्टोमेटा को क्लोज, लीफ के ऊपर डिपॉजिट हो रही है जैसे स्टोमेटा क्लोज भी हो जाते हैं, और लीफ के ऊपर होने के कारण क्लोरोफिल भी प्रॉपर सनलाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं और CO2 भी अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड अगर तो क्लोरोसिस हो जाएगा और प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होता तो नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू डेड होने शुरू हो जाते हैं। लाइकन्स जहाँ पे प्लांट वेजिटेशन एल्गी एंड फंगस का कॉम्बिनेशन होता है, ये इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन के बेटा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें अगर ओजोन ज़्यादा है तो भी ये प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करता है, फोटोसिंथेसिस रेट को डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं ये। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को बेटा। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स।
सबको पता है जो मेन है एसिड रेन जो होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है। ये इनके साथ जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, इनके साथ रिएक्ट कर जाती है, इनके पत्थर के साथ में, मार्बल के साथ में, और उसे कोरॉइड करना शुरू कर देती है, कोरोजन, जंग लगाना शुरू कर देती है, कोरोजन ऑफ द मार्बल, मार्बल्स को क्या कर देती है, कोरॉइड करना शुरू कर देती है, जंग। आपने ताजमहल, आपको याद रखने वाला क्वेश्चन आता है, जो ताजमहल है उसका जो ऊपर का गुंबद है वो खराब हो चुका है, कोरॉइड हो चुका है, ओनली ड्यू टू द एसिड रेन। तो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई द रिफाइनरी, ठीक है, और इंडस्ट्रीज आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम आगरा। इसी तरह से क्वेश्चन लिखा गया है कि जो रिफाइनरीज वहाँ आसपास थी, जो इंडस्ट्रीज जो आसपास थी आगरा के पास में, उन्हें दूर क्यों शिफ्ट कर दिया गया है, व्हाई दे आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द आगरा। आपको पता है ताजमहल क्या है, आगरा में, जिसको हम क्या कहते हैं, वंडर बोलते हैं, सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पे क्योंकि एक्सेस अमाउंट के अंदर क्या है, अगर एक नंबर में आता है तो बोल देना भाई दिस फॉर्म द एसिड रेन, जिसके कारण द मार्बल ऑफ द ताजमहल विल बिकम द कोरॉइड। अगर वो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज दे द इंडस्ट्रीज रिलीज द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर which react with the water molecule and form the sulfuric acid and nitric acid which react the marble of the Taj Mahal and corrode it। बस उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। तो इस तरह से जो भी ये नहीं कि हम इसी में जो आसपास में इस तरह से काफ़ी बिल्डिंग और इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, मार्बल्स वगैरह काफ़ी पत्थर उस एसिड के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, क्या बताएंगे बेटा हम, इफेक्ट ऑन क्लाइमेट बताएंगे। आपको सबको बताया भाई क्लाइमेट पे तो क्या क्या असर पड़ता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, जो किसका रीजन बनेगा बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्या होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका पूरा का पूरा एक अलग से वीडियो आएगा बेटा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब डे बाय डे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ सरफेस का, जिसके कारण जो ग्लेशियर्स थे, जो बर्फ थी, वो पिघलनी शुरू हो रही है और पानी पिघल के कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा और वहाँ पे पानी का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जो फ्लड का रीजन बनता है। ठीक है बेटा, तो याद रखना है। तो ये इस तरह से क्लाइमेट चेंज, अगर हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट, क्योंकि भाई अगर हम एक्सेस अमाउंट के अंदर पॉल्यूटेंट रिलीज करते हैं तो ओजोन को डिप्लीट करना शुरू कर रही है। ओजोन डिप्लीट होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर आनी शुरू हो जाती है, डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज कर देती है। इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। हालांकि हम इफेक्ट पढ़े तो इसको मैं आपको नॉर्मल यहाँ पे बता रही हूँ। तो क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज में के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करता है, ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बनता है और ओजोन को भी डिप्लीट करना शुरू कर रहा है, जैसे ओजोन होल जिसे आप बोलते हैं। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ ली है, इफेक्ट पढ़ ली है बेटा। क्या पढ़ लिया है, इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे हमने बात की, इफेक्ट एनिमल्स पे हमने बात की, इफेक्ट हमने प्लांट्स पे बात की, ठीक है, बिल्डिंग्स पे बात की, और हमने किसके पर बात कर ली है, क्लाइमेट। मैंने आपको अलग अलग बता दिए। अगर आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते तो आप चाहे सारा का सारा मिक्सअप कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। 5 या 6 पूछते हैं, 3 पूछते हैं ज़्यादा तो अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट लिख देना है। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल, मेजर ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल मेजरमेंट हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, इसको हमने 2 टाइप में कर दिया। एक हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेथड्स, प्रिवेंटिव मेजर्स कह देंगे, फिर एक हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट पढ़ेंगे बेटा। आपको पता प्रिवेंशन, जैसे डिजीज में हमने पढ़ा, ट्रीटमेंट पढ़ा और हमने प्रिवेंशन पढ़ा। तो इन द सेम ट्रीटमेंट का तो मतलब क्या है कि अब है बीमारी है उसका इलाज करना। तो भाई ट्रीटमेंट, जो एयर पोल्यूशन अब है इतना क्रिएट हो चुका है, उसको हम ट्रीट किस तरह से करेंगे। और प्रिवेंटिव मतलब आगे एयर पोल्यूशन ना हो, बचाव हम करेंगे। तो आपको सबको पता, आप स्टार्टिंग से जो चीज़ पढ़ते आ रहे हो प्रिवेंटिव मेजर ही पढ़ते आ रहे हो, प्रिवेंटिव कंट्रोल ही पढ़ते आ रहे हो। कि आपको पता है कि जो इंडस्ट्रीज है दे आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। जब प्लांट वगैरह का CO2 जो रिलीज हो उसे अब्सॉर्ब करते रहे, रेजिडेंशियल एरिया
कि जो इंडस्ट्रीज है उनको शिफ्ट कर देना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया से दूर शिफ्ट कर देना चाहिए फॉरेस्ट के आसपास, ताकि जो CO2 की रिलीज होती रहेगी वो प्लांट ही अब्जॉर्ब करके बल्कि मेंटेन ही करके रख लेंगे उसे। ठीक है, जो अगर हम वहाँ पे है भी तो चिमनी कैसे होनी चाहिए, टॉल चिमनी होनी चाहिए। फिल्टर लगा देना चाहिए, यूज द फिल्ट्रेशन, ताकि फिल्टर होके बाहर ही आए, वो एयर फिल्टर होके क्या आए बेटा, बाहर की तरफ ही आए। ओके बेटा, तो ये हमने क्या कहे, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़े। कहने का मतलब मेन तो क्या आती है कि जो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें भाई LPG की जगह CNG जो पॉल्यूशन को कम क्रिएट करती है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करना है ताकि हम क्या कर सके, एयर पॉल्यूशन को बचा सके, एयर पॉल्यूशन से हम बच सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटे, चिमनी को टॉल करना, दूर शिफ्ट कर देना, ठीक है, फिल्टर लगा देना ताकि फिल्ट्रेशन होके आती रहे, और LPG की जगह किसका यूज़ करना है, CNG, ताकि वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट ना करे। तो बचाव के साधन हो गए। बट आज की तारीख में हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर चुके हैं। ये ट्रीटमेंट हम कैसे करें भाई, आपका घर गंदा होता है तो हम साफ कर लेते हैं, तो अब हमारे एयर में जो इतना पॉल्यूशन हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट, उपचार किस तरह से करें। तो अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट्स के लिए, इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, विच आर मेनली नॉन एज अरेस्टर्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, अरेस्टर्स कहा जाता है। कभी ध्यान देना, जो इंडस्ट्रीज है उसके आसपास में बड़ी सी इस तरह से मशीनरी टाइप में लगाई जाती हैं। ये वहाँ पे एयर पॉल्यूशन, अब इंडस्ट्री को तो वहाँ पे वो शिफ्ट नहीं कर सकते हैं दूर, तो वहाँ पे कि यहाँ पे अबंडेंट एयर प्रेजेंट है, तो एक तरह की बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, अरेस्टर्स कहा जाता है बेटा। ये अरेस्टर अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर एक में बात करूँ तो एक साइक्लोन इजैक्युलेटर्स होता है, एक होता है ट्रैजेक्टरी, ठीक है, इक्विपमेंट होता है। आज सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन, ये ESP बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एक होता है स्क्रबर। तो इस तरह के क्या किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। एक मैंने कहा था साइक्लोन इजैक्युलेटर या साइक्लोन बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी इजैक्युलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ESP, और एक होता है स्क्रबर। अगर मैं इन तीन के बारे में आपको बात करूं बेटा, जो साइक्लोन बताया, ट्रैजेक्टरी बताया, ESP बताया, तो ये मेनली जिसके अंदर डस्ट प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को ये खत्म कर सकती है। बट जो स्क्रबर होते हैं वो गैसियस पॉल्यूटेंट को भी खत्म कर सकते हैं। भाई सॉलिड में धुआं निकला, उसमें सॉलिड में डस्ट थे, मिस्ट पार्टिकल्स थे, इस तरह के सूट था, ऐसा था, उनको खत्म करना। और जिसमें SO2 गैस है, NO2 गैस है, ये गैस ज्यादा, उसके लिए स्क्रबर का यूज करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है साइक्लोन, ट्रैजेक्टरी क्या होते हैं, सारे ध्यान देना बेटा। अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर इन सबको अरेस्ट कर रहे हैं एयर को, लेके उसके बाद उसे साफ करेंगे और क्लीन एयर को बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, साइक्लोन बताया। साइक्लोन किस तरह से होता है, इतना बड़ा एक इक्विपमेंट सा होता है, मेटल का बनाया होता है। और जितनी भी जो हमने दो बताया, ट्रैजेक्टरी बताया और क्या बताया, साइक्लोन, ये सेंट्रीफ्यूगेशन और स्क्रबर भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के ऊपर डिपेंड करते हैं। कभी आपने नाम सुना है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, नाम सुना है, जैसे कि हमारे घर पे रही होती है उसे हम करते हैं तो वो घूमती है, तो ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन एक हाई स्पीड के ऊपर रोटेट किया जाता है, उसके बाद वो रोक दिया जाता है। तो अगर मैं आपको बात करूँ, पानी है, पानी में आपने मिट्टी मिलाई है और आप एक बार वो मिल जाती है, लेकिन आप उसको खूब तेज तेज से घुमा देना और उसको थोड़ा देर सेटल डाउन कर देना, तो मिट्टी नीचे रह जाती है और पानी साफ पानी ऊपर आ जाता है। तो उसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स कहते हैं, टेक्निक कहते हैं। तो इस तरह से होता है बेटा, ये साइक्लोन इस तरह से होगा। या एक तरफ से क्लीन एयर बाहर निकाल दी जाती है और यहाँ से क्या होती है बेटा, जो गंदी एयर होती है, डर्टी एयर, उसे पास किया जाता है। और यहाँ पे ऐसे साइक्लोन लगे होते हैं, गंदी एयर पास करेंगे तो इसको घुमाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, छोड़ने में तो डस्ट पार्टिकल होंगे नीचे की तरफ हो जाएंगे और जो क्लीन लाइट एंड वेट रहेगी, साफ रहेगा, वो वहां से बाहर की तरफ आ जाते हैं।
ठीक है बेटा, इसे हम साइक्लोन कहेंगे। अगर मैं बात करूँ प्रेसिपिटेटर तो इस तरह से ही होता है, इसमें थोड़े ज्यादा लगा दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ एक तरफ से ओपनिंग कहीं से भी एक तरफ से डर्टी एयर पास की जाती है, इस तरह से होता है बेटा। यहाँ पे भी ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन पे ही बेस्ड होती है। यहाँ पे सेम इसमें ज्यादा की जाती है, ज्यादा को क्लीन कर देते हैं तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेज होके नीचे आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल और साफ एयर एक जगह से निकल जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये मैंने क्या बनाया है, ट्रैजेक्टरी मेथड बनाया। एक मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, चार्जेबल लगाए जाते हैं। ये ज्यादा हद तक 99% क्लीन कर देती है एयर, 99% एयर को क्या कर देती है, क्लीन, बिकॉज किसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, एनोड एंड कैथोड लगाए जाते हैं। आपको सबको पता है एयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, जो पॉल्यूटेंट है वो भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी, गैस भी तो किसका बना होगा, मॉलिक्यूल, और एटम हर एक के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते, भी किसी के ऊपर पॉजिटिव होते तो किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस तरह से क्या कर दी जाती है, इलेक्ट्रोड्स लगा दी जाते हैं, यहाँ पे गंदी एयर को पास किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, ये इस तरह से इनके ऊपर जमा हो जाता है और एक तरफ से फ्रेश एयर को बाहर पे निकल जाता है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, इसमें 99% एयर क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। ओके बेटा, क्लियर? आपको खाली नाम याद रख लेना है कि अगर आ गया कि भाई व्हाट आर द एयर कंट्रोल मेथड्स, जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड है, तो अरेस्टर में क्या आ गया, साइक्लोन, ट्रैजेक्टरी और ईएसपी आ गया, तो अरेस्टर्स में आ जाते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको एक और, स्क्रबर मैंने बताया था बेटा, क्या बताया था मैंने, स्क्रबर बताया था। स्क्रबर में मैंने क्या कहा, गैसियस पॉल्यूटेंट को भी निकाल देते हैं। स्क्रबर में किस तरह से होता है, एक तरफ से तो गंदी एयर और एक तरफ से साफ एयर यहाँ से निकल जाएगी, फिल्टर टाइप में होता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तीन भी बना सकते हैं इस तरह से, यहाँ से गंदी एयर निकाली यहाँ पे आगे, तो यहाँ जब गंदी एयर निकालते तो यहाँ पे जैसे इधर आती है तो यहाँ पे वाटर स्प्रे कर दिया जाता है, फ्यूम स्प्रे किया जाता है। वाटर स्प्रे करने के बाद गैस वाटर से रिएक्ट कर जाती है जो पॉल्यूटेंट होती है, और साफ कहाँ से, फिर यहाँ की तरफ से निकल जाती है। इसे क्या कहा जाता है, स्क्रबर कहा जाता है। तो स्क्रबर गैसेस पॉल्यूटेंट को भी क्लीन करने का हेल्प करती है बाय द स्प्रे, इसमें वाटर स्प्रे कर दिया जाता है बीच में। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? और नेक्स्ट देखिए हमने क्या कहा भाई, बाय द अरेस्टर की हेल्प से कर सकते हैं। ये एक हमारे पास में आता है जब ऑटोमोबाइल्स में आता है, इंजन को रिप्लेस कर दिया जाता है by using the catalytic converters। आपने सबने नाम सुन रखा हो कैटालिटिक कन्वर्टर। इंजन के अंदर देखो बेटा, जब महंगी बड़ी बड़ी अच्छी ब्रांड की गाड़ियां होती है, उसका महंगा आने का रीजन ये नहीं है कि भाई उसमें चीजें अच्छी लगाई जाती है। कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इंजन में यूज किया जाता है, जो एक्सपेंसिव मेटल्स का बनाया जाता है। प्लैटिनम, आपको पता गोल्ड से भी बहुत महंगी होती है, प्लैटिनम, पैलेडियम, एक्सपेंसिव मेटल्स होती है बेटा, रोडियम, इन मेटल्स का यूज किया जाता है, एक्सपेंसिव मेटल्स का यूज किया जाता है। और ये क्या करती है, अगर उसके अंदर हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है तो इट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में रिलीज करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे नुकसान नहीं कर रही है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन एयर में बढ़ रही है। एयर में कंसंट्रेशन बढ़ना इसलिए कि प्लांट हमने कट कर दिए, अनलेस CO2 इंपॉर्टेंट होती है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, याद रखना बेटा। तो CO2 इन वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। कन्वर्टर मतलब जो जहां से अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं निकालते, जहां इनसे हाइड्रोकार्बन से रिलीज होने थे, तो वहां अब हाइड्रोकार्बन रिलीज नहीं होगा, उसको वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O में। जिन ऑटोमोबाइल से CO रिलीज हो रहा था, या अगर हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज हो रहा था, वो कन्वर्ट होके CO2 के अंदर एंड नाइट्रोजन गैस के अंदर रिलीज हो जाते हैं, जो क्या होती है, नुकसान नहीं करती है। तो इस तरह से क्या लगाए जाते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं उनमें जो हम फ्यूल यूज करते हैं, इट शुड बी लेड फ्री, और वैसे भी लेड फ्री फ्यूल का ही यूज करना चाहिए, और स्पेशली कैटालिटिक कन्वर्टर में तो बिल्कुल लेड फ्री फ्यूल का ही यूज करना चाहिए। और LPG की जगह हम CNG का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी क्या होता है बेटा, कंट्रोल किया जा सकता है।
क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट पढ़ लिए और उनके कंट्रोल मेथड्स पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए बेटा हमने, उसके कंट्रोल मेथड्स पढ़ लिए। क्लियर है सारे बच्चों को। तब अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप ध्यान देंगे इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन बताया बेटा। अगर मैं पूरा एयर पॉल्यूशन दोबारा से डिवाइड बताऊं आपको, एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, any undesirable substance added into the air which change their property physical and the chemical and become harmful to living organism, उसे हमने क्या कहा, एयर पॉल्यूशन। एंड द सब्सटेंस विच कॉज द एयर पॉल्यूशन, उन्हें हमने क्या नाम दिया है, एयर पॉल्यूटेंट्स का। हमने इसकी टाइप बताई है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पे हमने क्या बताया बेटा, गैसियस बताया और क्या बताया, पार्टिकुलेट बताया। क्लियर है, गैसेस मतलब जो गैस के फॉर्म में होगा, पार्टिकुलेट का मतलब क्या होगा, जो सॉलिड एंड लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बताया हमने। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस बताया बेटा। एक हमने क्या कहा भाई, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होंगे जो एज इट इज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, और एक हमने क्या बताया, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होंगे जो रिएक्ट कर जाते हैं। इसके अंदर हमने स्मोक पढ़ी, फोटोकेमिकल स्मोक, जो ओजोन से, पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट से एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से बन रही थी। एक हमने क्या बात की, एसिड रेन बात की, यह क्या है, NO2 से और SOX, नाइट्रो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ द सल्फर, वाटर से रिएक्ट होके सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। क्लियर है बेटा, तो हमने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। फिर हमने बात की कि सोर्स, भाई स्टेशनरी सोर्स एक जगह इकट्ठे पे ही रहते हैं, इंडस्ट्री है, होम्स है या फिर बेकरी वगैरह है, या अगर हम बात करेंगे तो मोबाइल, ऑटोमोबाइल व्हीकल वगैरह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, या हमने अदर सोर्सेज की भी बात की थी बेटा। यहाँ पे राइस फील्ड है, एक्सीडेंटली हो जाता है, ये सारी चीजें हमने बात की थी। फिर हमने किसके बारे में बात की थी बेटा, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, इफेक्ट पढ़े। और सबसे पहले इफेक्ट हमने किसके ऊपर पढ़ा बेटा, ह्यूमन बींग्स के ऊपर पढ़ा। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के ऊपर इफेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे भी क्या, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, याद रखना। जो कपड़े की कंपनी में काम करता है, फिब्रोसिस हो जाता है। जो सिलिका की कंपनी में काम करता है, माइनिंग करता है, सिलिकोसिस हो जाता है। जो आयरन की में काम करता है, सिब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, इस तरह से डिजीज होनी शुरू हो जाती है। आई इरिटेशन कॉमन होनी शुरू हो जाती है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, डिजीनेस, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है बड़ा, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अगर ओजोन नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, वो भी आई इरिटेशन, हेडेक करना शुरू कर देती है। पैन भी आई इरिटेशन वगैरह करना शुरू कर देती है। पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, इसे हम क्या नाम देते हैं, हे फीवर कहते हैं। काफी को डस्ट से एलर्जी होती है, अस्थमा वगैरह इस तरह के एलर्जिक डिजीज कॉज हो सकती है। ओके बेटा, फिर हमने बात की थी किसके ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर बात की थी। प्लांट अगर डस्ट प्रेजेंट होगी तो लीफ को क्या करेगी, स्टोमेटा को क्लोज कर देती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, लीफ डस्ट के कारण क्या होता है, क्लोरोफिल भी सनलाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर अगर हम बात करेंगे, जो सल्फर डाइऑक्साइड था उसने क्लोरोसिस कर दिया था एंड प्लाज्मोलाइसिस, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ने नेक्रोसिस कर दिया। और अगर ये PAN भी ज्यादा या ओजोन भी ज्यादा, तो ये भी फोटोसिंथेसिस रेट को डिक्रीज कर देते हैं एंड लाइकेंस ग्रो नहीं हो पाते, वे विच आर द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन वेजिटेशन में बात कर देते हैं इसको भी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या बात की थी भाई, एनिमल्स के ऊपर। एनिमल से भी किससे रिलेटेड डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं। फिर हमने बात की थी इंडस्ट्री के, मतलब ये सॉरी बिल्डिंग्स के ऊपर। और बिल्डिंग में सबसे इफेक्ट कौन करता है, एसिड रेन इफेक्ट करते हैं, कोरोजन शुरू कर देती है। ओके बेटा, और उसके बाद हमने किसके ऊपर बात की थी, बिल्डिंग्स के बाद में भी बिल्डिंग्स थे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने किसके ऊपर बात की थी, क्लाइमेट के ऊपर। ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, ओजोन डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, ओजोन डिप्लीशन, ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, फिर हमने क्या पढ़ा, कंट्रोल मेथड पढ़ा। कंट्रोल मेथड में हमने सबसे पहले प्रिवेंटिव भी बचाव हम करेंगे, बचाव चिमनी को ऊंचा करके, इंडस्ट्री को दूर शिफ्ट करके, प्लांट को ज्यादा से ज्यादा लगा के, इस तरह से। एक हमने क्या पढ़ा, ट्रीटमेंट। तो जो ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं हम क्या कहते हैं, अरेस्टर्स कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे, अरेस्टर्स कहेंगे। ये अरेस्टर मैंने एक आपको साइक्लोन बताया, एक मैंने ट्रेजेक्ट्री बताया बेटा। और ये दोनों पर्टिकुलरली जो काम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में काम करते हैं। ओके, सेकंड अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर प्रेजेंट था। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं लाइट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और जो ये 99% तक क्लीन कर देता है। और एक हमने क्या बताया यहाँ पे, स्क्रबर,
जो गैसेस पॉल्यूटेंट को भी क्लीन करने का काम करता है। ओके बेटा, फिर मैंने आपको बताया बाय यूजिंग द कैटालिटिक कन्वर्टर्स, इसमें हैवी और एक्सपेंसिव मेटल्स यूज की जाती है, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, जो कन्वर्टर होंगे हाइड्रोकार्बन्स को CO2 के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और अगर हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को भी CO2 के अंदर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, और CNG का यूज़ करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो वाटर पॉल्यूशन से होगा। ओके बेटा, थैंक यू।